नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 14वां अध्याय। आँख की किरकिरी से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आँख की किरकिरी भाग 14। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे दिन सुबह से ही घटा घुमड़ी पड़ रही थी। कुछ देर बेहद गर्मी थी, फिर काले काजल से मेघों में से झुलसा आकाश जुड़ गया। आज महेंद्र समय से पहले ही कॉलेज चला गया। बदले हुए कपड़े फर्श पर पड़े थे। आशा गिन गिन कर कपड़े धोबी को देने लगी, हिसाब लिखकर रखने लगी। महेंद्र जरा लापरवाह है, इसी से आशा को हिदायत दी थी कि धोबी को कपड़े देते वक्त जेब जरूर देख लिया करे। आशा ने उसके एक कुर्ते की जेब में हाथ डाला कि एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी अगर जहरीला नाग बनकर उसी क्षण आशा की उंगली को काट खाती तो अच्छा था, क्योंकि तीखा जहर शरीर में फैल जाता और कुछ ही मिनटों में शायद उसका काम तमाम कर देता। लेकिन जहर मन में फैलता है तो मौत की पीड़ा तो होती ही है, किंतु मौत नहीं होती। खुली चिट्ठी निकाल कर देखा तो विनोदिनी की लिखावट। पलक मारते ही आशा का चेहरा पीला पड़ गया। उस चिट्ठी को उसने बगल के कमरे में ले जाकर पढ़ा। कल रात तुमने जो हरकत की उससे भी जीना भरा। आज फिर तुमने नौकरानी के हाथ छिपाकर मुझे पत्र भेजा। छी छी, उसने मन में क्या समझा होगा। दुनिया में मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दोगे तुम। मुझसे क्या चाहते हो तुम? प्यार? यह भिखमंगी क्यों आखिर है? जन्म से तुम प्यार ही प्यार तो पाते आ रहे हो, फिर भी तुम्हारे लोभ का कोई हिसाब नहीं। मेरे प्रेम करने और प्रेम पाने की संसार में कोई जगह नहीं, इसलिए मैं खेल में प्यार के खेत को मिटाया करती हूँ। जब तुम्हें फुर्सत थी तुमने भी उस झूठ खेल में हाथ बटाया था, लेकिन खेल की छुट्टी क्या खत्म नहीं होती? अब गर्द गुबार झाड़ पहुँच कर वापस जाओ। मेरा तो कोई घर नहीं, मैं अकेले ही खेला करूँगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। तुमने लिखा है तुम मुझे प्यार करते हो। खेल कूद में यह बात मान ली जा सकती है, मगर सच कहना हो तो इस पर यकीन नहीं करती। कभी तुम यह सोचते थे कि आशा को प्यार करते हो, वह भी झूठा। असल में तुम सिर्फ खुद को प्यार करते हो। प्यार की प्यास से मेरी छाती तक सूख गई, और वह प्यास मिटाने का सहारा तुम्हारे हाथ में नहीं। यह मैं अच्छी तरह देख चुकी। मैं बार बार कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो, बेशर्म होकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे खेल का शौक भी पूरा हो चुका। अब पुकारोगे तो भी जवाब नहीं मिलेगा। खत में तुमने मुझे निर्दयी लिखा है। शायद यह सच है और सच हो, लेकिन मुझ में थोड़ी दया भी है, इसलिए आज मैंने दया करके तुम्हें त्याग दिया। कहीं तुमने मेरे इस पत्र का जवाब कोई दिया तो समझूंगी कि यहाँ से भागे बिना तुमसे बचने का कोई उपाय नहीं। चिट्ठी का पढ़ना था कि लम्हे भर में आशा के चारों तरफ के सहारे टूट गिरे। शरीर की सारी शिराएं मानो एक बारगी थम गई। सांस लेने के लिए हवा तक मानो ना रही। सूरज ने उसकी आंखों के सामने से जैसे सारी रोशनी समेट ली। आशा ने पहले दीवार थामी, फिर अलमारी और फिर कुर्सी पकड़ते पकड़ते जमीन पर गिर पड़ी। अंत में कलेजा दबाकर उसा से भरती हुई बोल पड़ी, मौसी। स्नेह के इस संभाषण के उमड़ते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रुलाई पर रुलाई और फिर रुलाई। आखिर जब रुलाई थमी तो वह सोचने लगी, लेकिन इस चिट्ठी का क्या मैं करूंगी? कहीं उन्हें पता चल जाए कि यह चिट्ठी मेरे हाथ लग गई तो ऐसे में उनकी शर्मिंदगी की याद करके आशा बेतरह कुंठित होने लगी। सोचकर आखिर यह तय किया कि चिट्ठी को उसी कुर्ते की जेब में रखकर उसे खूंटी पर लटका देगी, धोबी को ना देगी। इसी विचार से चिट्ठी लिए वह सोने के कमरे में चली गई। इसी बीच मैले कपड़ों की गठरी से स्टिक कर धोबी सो गया था। वह कुर्ते की जेब में चिट्ठी डालने की चेष्टा कर रही थी कि आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई किरकिरी। चिट्ठी और कुर्ते को झटपट पलंग पर डालकर वह उस पर बैठ गई। विनोदिनी अंदर आकर बोली, धोबी कपड़े बहुत उलट पुलट करने लगा है। जिन कपड़ों में निशान नहीं लगाए हैं मैं उन्हें ले जाती हूँ। आशा विनोदिनी की ओर देख ना सकी। चेहरे के भाव से सब कुछ जाहिर न हो जाए, इसलिए खिड़की की ओर मुंह करके वह आसमान ताकती रही। होठ से होठ दबाए रही कि आंखों से आंसू न बह आए। विनोदिनी ठिठक गई।
एक बार आशा को गौर से देखा, सोचा, ओह समझी, कल का वाकया मालूम हो गया है, लेकिन सारा गुस्सा मुझी पर कि मानो कसूर मेरा ही है। उसने आशा से बात करने की कोशिश ही ना की। कुछ कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। एक बार मिलाकर देखने की इच्छा हुई। वह खत खोलने लगी कि इतने में लपक कर महेंद्र कमरे में आ गया। जाने क्या उसे याद आया कि लेक्चर के बीच से ही अचानक उठकर चला आया। आशा ने पत्र आंचल में छिपा लिया। आशा को कमरे में देखकर महेंद्र भी सहम गया। उसके बाद व्यग्र दृष्टि से कमरे के इधर उधर देखने लगा। आशा ताड़ गई कि महेंद्र क्या ढूंढ रहा है, लेकिन चिट्ठी को चुपचाप जहाँ थी वहाँ रखकर वह कैसे भाग खड़ी हो यह न समझ सकी। महेंद्र एक एक करके मैले कपड़े उठा उठाकर देखने लगा। महेंद्र की उस बेकार कोशिश को देखकर आशा से ना रहा गया। उसने कुर्ते और चिट्ठी को फर्श पर फेंक दिया और दाएं हाथ से पलंग के डंडे को थामकर मुंह गाड़ लिया। महेंद्र ने बिजली की तेजी से चिट्ठी उठाई। एक पल को आशा की ओर कुछ न बोलते हुए, लेकिन कुछ कहने के अंदाज में उसने देखा, मगर कहा कुछ नहीं। फिर तुरंत आशा सीढ़ियों पर उसके तेज कदमों की आहट मिली। इधर धोबी ने पुकारा, माँ जी, कपड़े देने में और कितनी देर करेंगी? बड़ी देर हो गई। मेरा घर भी तो पास नहीं। राजलक्ष्मी ने आज सुबह से विनोदिनी को बुलाया नहीं। रोज की तरह विनोदिनी भंडार में गई। राजलक्ष्मी ने सिर उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। यह देखकर भी उसने कहा, बुआ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? हो भी कैसे? कल रात भाई साहब ने जो करतूत की, पागल से आ धमके, मुझे तो फिर नींद ही ना आई। राजलक्ष्मी मुंह लटकाए रही। हाँ ना कुछ ना कहा। विनोदिनी बोली, किसी बात पर चकचक हो गई आशा से। कुछ भी कहती हो, कुछ भी कहो बुआ, नाराज मत होना। तुम्हारे बेटे में चाहे हजारों सिफ्त हो, धीरज जरा भी नहीं, इसलिए मुझसे हरदम झड़प हुई होती रहती है। राजलक्ष्मी, बहू झूठी बकती जा रही हो तुम। मुझे आज कोई भी बात नहीं सुहाती तुम्हारी। विनोदिनी, मुझे भी कुछ नहीं सुहा रहा है बुआ। तुम्हारे दिल को ठेस लगेगी, इसी डर से झूठ से मैं तुम्हारे बेटे का गुनाह ढकना चाहती थी, लेकिन इस हद तक को पहुंच गया कि अब ढका नहीं रहना चाहता। राजलक्ष्मी, अपने बेटे का गुणदोष मुझे मालूम है, मगर तुम कैसी मायाविनी हो यह तो पता न था। विनोदिनी ना जाने क्या कहने जा रही थी, पर अपने को जब्त कर गई। बोली, यह सच है बुआ, कोई किसी को नहीं जानता, अपने मन को ही क्या सब कोई जानते हैं। कभी क्या तुम्ही ने अपनी बहू से डहा करके इस मायावनी के जरिए अपने बेटे का मन मोहने की कोशिश नहीं कराई थी? जरा सोच कर तो देखो। राजलक्ष्मी आग सी दहक उठी। बोली, अभागिन, लड़के के लिए तुम माँ पर ऐसा आरोप लगा सकती है? जीभ गलकर नहीं गिरेगी तेरी। विनोदिनी उसी अडिग भाव से बोली, बुआ, हम हैं मायाविनी की जात। मुझ में कौन सी माया थी मैं ठीक ठाक नहीं जानती। तुम्हें पता था? तुम में भी क्या माया थी इसका तुम्हें ठीक पता ना था? मैं जानती थी, मगर माया जरूर थी, नहीं तो यह घटना तो न घटती। मैंने भी कुछ जानते और कुछ अजानते फंदा डाला था, और फंदा तुमने भी कुछ तो जानकर बिना जाने डाला था। हमारी जात का धर्म ही ऐसा है कि हम मायाविनी ही हैं। क्रोध के मारे राजलक्ष्मी का कंठ जकड़ गया। वह तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। विनोदिनी सूने कमरे में जरा देर स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में आग जल उठी। सुबह का काम काज चुक गया तो राजलक्ष्मी ने महेंद्र को बुलवा दिया। महेंद्र समझ गया कल रात की घटना के बारे में कहेंगी। इसी बीच विनोदिनी से चिट्ठी का उत्तर पाकर मन बेकल हो गया। उसी आघात के प्रतिघात स्वरूप उसका लहराया हृदय विनोदिनी की ओर जोरों से दौड़ रहा था। इस स्थिति में माँ से सवाल जवाब करना उसके लिए कठिन था। वह खूब समझ रहा था। जहाँ माँ ने विनोदिनी के बारे में उसे फटकार बताई कि वह विद्रोही की तरह सच बता देगा और सच कहते ही भीषण गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, लिहाजा उस समय कहीं बाहर जाकर सारी बातों पर ठीक से गौर कर लेना ठीक है। महेंद्र ने नौकर से कहा, माँ से जाकर कह दे आज कॉलेज में मुझे विशेष काम है, जल्दी जाना है, लौट कर मिलूंगा। और तुरंत कपड़े पहनकर बिना खाए पिए वह भाग खड़ा हुआ। विनोदिनी की जिस सख्त चिट्ठी को वह आज सुबह से ही बार बार पढ़ता और जेब में लिए लिए फिरता रहा, जल्दी में वह चिट्ठी कुर्ते में ही छोड़कर चला गया। एक झमक बारिश हो गई, फिर घुमड़ती सी रही। विनोदिनी का मन आज खींचा हुआ था। उसका मन भी जब ऐसा होता है वह काम ज़्यादा ही करती है, इसलिए आज घर भर में जितने कपड़े उसको मिले सबको बटोर कर निशान लगा रही थी। आशा से कपड़े मांगने गई तो उसके चेहरे का भाव देखकर उसका मन और भी बिगड़ गया। संसार में अगर कसूरवार ही ठहरना है तो उसकी सारी जहमतें वही क्यों झेले? कसूर के सुखों से
वह क्यों वंचित हो। झमाझम बारिश शुरू हो गई। विनोदिनी कमरे के फर्श पर आ बैठी। सामने कपड़ों का पहाड़ लगा था। नौकरानी एक एक कपड़ा उसकी ओर बढ़ा रही थी और वह स्याही से उस पर एक हरफ लगा रही थी। महेंद्र ने कोई आवाज न दी। दरवाजा खोलकर वह सीधा कमरे में दाखिल हो गया। नौकरानी घूंघट निकालकर वहां से भाग गई। विनोदिनी ने अपनी गोद पर का कपड़ा उतार फेंका और बिजली सी लपक कर खड़ी हुई बोली, जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ। अरे क्यों, मैंने क्या किया है। महेंद्र बोला। विनोदिनी, क्या किया है। डरपोक, कायर, कुछ करने की जरूरत है ही कहाँ तुम में। ना प्यार करना आता है ना कर्तव्य का पता है, बीच में मुझे क्यों लोगों की नजरों में गिरा रहे हो। महेंद्र, तुम्हें प्यार नहीं किया, यह क्या कहती हो। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, चोरी से चुप चुप झोप तो एक बार इधर तो एक बार उधर। तुम्हारी यह चोर जैसी हरकत देखकर मुझे नफरत हो गई है, अब अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ यहाँ से। महेंद्र मुरझा गया। बोला, तुम मुझसे नफरत करती हो विनोद। हाँ, करती हूँ। अब भी प्रायश्चित करने का समय है। मैं अगर दुविधा ना करूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दूँ तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। यह कहकर महेंद्र ने जोर से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। विनोदिनी बोली, छोड़ो छोड़ो, मुझे डर लगता है। लगने दो, पहले बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों नहीं चलोगी। तुमने ही मुझे खींचकर सर्वनाश के जबड़े में पहुंचाया, अब आज तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, चलना ही पड़ेगा तुम्हें। महेंद्र ने बलपूर्वक विनोदिनी को अपनी छाती से लगाया और कस कर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें ले जाकर ही रहूंगा, और चाहे जैसे भी हो, प्यार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। विनोदिनी ने जबरदस्ती अपने को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया। महेंद्र ने कहा, चारों तरफ आग लगा दी, अब बुझा भी नहीं सकती और भाग भी नहीं सकती। कहते कहते महेंद्र की आवाज़ ऊंची हो आई। जोर से बोला, आखिर ऐसा खेल तुमने खेला क्यों विनोद। अब इसे खेल कहकर टालने से छुटकारा नहीं। तुम्हारी और मेरी अब एक ही मौत है। राजलक्ष्मी अंदर आई, बोली, क्या कर रहा है महेंद्र। महेंद्र की उन्मत्त निगाह पल भर को माँ की ओर गई। उसके बाद उसने फिर विनोदिनी की तरफ देखकर कहा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा हूँ, बताओ मेरे साथ चलती हो। विनोदिनी ने नाराज राजलक्ष्मी के चेहरे की ओर एक बार देखा और अडिग भाव से महेंद्र का हाथ थामकर बोली, चलूंगी। महेंद्र ने कहा, तो आज इंतजार करो, मैं चलता हूँ, कल से तुम्हारे सिवा मेरा और कोई ना होगा। कहकर महेंद्र चला गया। इतने में धोबी आ गया। विनोदिनी से उसने कहा, माँ जी अब तो जाना ही दीजिए, आज फुर्सत नहीं है, मैं कल आकर कपड़े ले जाऊंगा। नौकरानी आई, बहू जी, साइस ने बताया है घोड़े का दाना खत्म हो गया। विनोदिनी इकट्ठा 7 दिन का दाना अस्तबल में भिजवा दिया करती थी और खुद खिड़की पर खड़ी होकर घोड़ों के खाने पर नजर रखती थी। नौकर गोपाल ने आकर खबर दी, बीबी जी, झाड़ूदार से दादा की झड़प हो गई, वह कह रहा है उसके तेल का हिसाब समझ लें, और वह दीवान जी से अपना लेन देन चुकाकर नौकरी छोड़ देगा। और गृहस्थी के सारे काम काज पहले की तरह चलते रहे। बिहारी अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। एन इम्तिहान के वक्त छोड़ दिया। कोई अचरज से पूछ बैठा तो कहता, पढ़ाई सेहत के बाद फिर देखी जाएगी, पहले तंदुरुस्ती का ख्याल जरूरी है। असल में बिहारी अध्यवसाय की हद ना थी। कुछ ना कुछ किए बिना रहना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि यश की प्यास, दौलत का लोभ और गुजर बसर के लिए कमाने धमाने की उसे बिल्कुल ज़रूरत न थी। कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बाद पहले वह इंजीनियरिंग सीखने के लिए शिवपुर में दाखिल हुआ था। उसे जितना सीखने का कौतूहल था और हाथ के जितने भर हुनर की वह ज़रूरत महसूस करता था, उतना भर हासिल करने के बाद ही वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। महेंद्र साल भर पहले डिग्री लेकर मेडिकल कॉलेज गया था। कॉलेज के लड़कों में इन दोनों की मैत्री मशहूर थी। मजाक में सब इन्हें जुड़वा कहा करते थे। पिछले साल महेंद्र परीक्षा में लुढ़क गया और दोनों दोस्त साथ हो गए। अचानक यह जोड़ी टूट कैसे गई, संगी साथियों को समझ में न आया। रोज जहां महेंद्र से भेंट अवश्य भामी हो गई थी, मगर पहले जैसे अब ना हो पाती। वहाँ बिहारी हरगिज न जा सका। सबको विश्वास था बिहारी खूब अच्छी तरह पास होगा और सम्मान तथा पुरस्कार जरूर पाएगा, लेकिन उसने इम्तिहान ही ना दिया। बिहारी के घर के पास ही एक झोपड़े में राजेंद्र चक्रवर्ती नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। छापे खाने में 12 रुपये की नौकरी करके अपनी रोटी चलाता था। बिहारी ने उससे कहा, अपने लड़के को तुम मेरे जिम्मे कर दो, मैं उसे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। बेचारा ब्राह्मण तो मानो जी गया। उसने खुशी खुशी अपने 8 साल के लड़के बसंत को बिहारी के हाथों सौंप दिया। बिहारी उसे अपने तरीके से शिक्षा देने लगा। बोला,
10 साल की उम्र तक मैं इसे किताब न छूने दूंगा, जवानी पढ़ाऊंगा उसके साथ खेलने में, उसे लेकर मैदान, म्यूजियम, चिड़ियाघर, शिवपुर का बागीचा घूमने में बिहारी के दिन कटने लगे। जवानी अंग्रेजी सिखाता, कहानियों में इतिहास बताना, बालकों के मनोभाव का अध्ययन और विकास बिहारी के पूरे दिन का यही काम था। अपने को वह पल भर भी अवकाश न देता। उस दिन शाम को घर से निकलने की गुंजाइश न थी। दोपहर को बारिश थम गई, शाम को फिर शुरू हो गई। अपने 2 मंजिले के बड़े कमरे में बत्ती जलाकर बिहारी बसंत के साथ अपने नए ढंग का खेल खेल रहा था। अच्छा, कमरे में लोहे के कितने शहतीर हैं, जल्दी बताओ। गिनना नहीं होगा। बसंत, 20। हार गए, 18 हैं। बिहारी ने झट खिड़की की झिलमिली खोलकर कहा, कितने पल्ले हैं इसमें, और झिलमिली उसने बंद कर दी। बसंत ने कहा, 6। जीत गए। यह बेंच कितनी लंबी है, इस किताब का वजन क्या होगा। ऐसे सवालों का वह बसंत के दिमाग के विकास की चेष्टा कर रहा था। बैरे ने आकर कहा, बाबूजी, एक औरत। और उसका कहना खत्म भी ना हो पाया था कि विनोदिनी कमरे में आ गई। बिहारी ने अचरज से कहा, यह क्या भाभी, तुम्हारे यहाँ अपनी सगी की कोई स्त्री नहीं है। अपनी सगी की कोई नहीं, पराई भी नहीं, बुआ है, गांव में रहती है। तो तुम मुझे अपने गांव वाले घर ले चलो। किस नाते? नौकरानी के नाते। बुआ को कैसा लगेगा, उन्होंने नौकरानी की ज़रूरत तो बताई नहीं। खैर, पहले यह तो बताओ, अचानक ऐसा इरादा कैसे। बसंत, तुम जाकर सो रहो। बसंत चला गया। विनोदिनी, बाहरी घटना से तुम अंदर की बात जरा भी नहीं समझ सकोगे। ना समझूं तो भी क्या, गलत ही समझ लूँ तो हर्ज क्या है। अच्छी बात है, ना ही गलत समझना ना ही सही। महेंद्र मुझे प्यार करता है। बिहारी, यह खबर कुछ नई तो नहीं, और ना कोई ऐसी ही खबर है कि दोबारा सुनने को जी चाहे। विनोदिनी, बार बार सुनाने की इच्छा भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे पनाह दो। पर इच्छा नहीं है। ये आफत आखिर ढाई किसने? महेंद्र जिस रास्ते जा रहा था उससे उसे डिगाया किसने? विनोदिनी, मैंने डिगाया है, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। यह सारी करतूत मेरी है, मैं बुरी हूँ या जो भी कुछ हूँ। जरा मुझ जैसे होकर मेरे मन की बात समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी जी की ज्वाला महेंद्र की दुनिया में आग लगाई है। एक बार ऐसा लगा कि मैं महेंद्र को प्यार करती हूँ, लेकिन यह गलत है। बिहारी, अगर प्यार ही तो हो, भला कोई ऐसे आग लगा सकती है क्या? भाई साहब, यह सब आपके शास्त्र की बात है। ये बातें सुनने जैसी मति अभी अपने में तो नहीं है। अपनी पोथी पटक कर एक बार अंतर्यामी की तरह मेरे दिल की दुनिया में बैठो। आज मैं अपना भला बुरा सब तुमसे कहना चाहती हूँ। बिहारी, पोथी क्या यूं ही खोले बैठा हूँ भाभी? हृदय के कानून के समझने की जिम्मेदारी अंतर्यामी पर ही रहे। हम पोथी के अनुसार ना चले तो अंत में पार नहीं पड़ने का। बेहया होकर कहती हूँ, सुनो, तुम मुझे लौटा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, मगर वह अंधा है, मुझे नहीं समझता। कभी यह लगा था कि तुमने मुझे समझा, कभी तुमने मुझ पर श्रद्धा की थी। सच सच बताओ, आज इस बात को छिपाने की कोशिश मत करो। सच सच है, बिहारी ने कहा, मैंने श्रद्धा की थी। विनोदिनी, तुमने गलती नहीं की थी भाई साहब, लेकिन जब समझ ही लिया, जब श्रद्धा की ही थी, तो फिर वही क्यों रुक गए? मुझे प्यार करने में तुम्हें क्या बाधा थी? आज मैं बेहया बनकर तुम्हारे पास आई हूँ और बेहया होकर तुमसे कहती हूँ, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरी फूटी तकदीर, या तुम भी आशा की मोहब्बत में गर्क हो गए? नाराज नहीं हो सकते तुम? बैठो, आज मैं छिपाकर कुछ नहीं कहना चाहती। आशा को तुम प्यार करते हो, इस बात का जब खुद तुम्हें भी पता ना था, मैं जानती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि आशा में तुम लोगों ने क्या देखा, बुरा या भला? उसके पास है क्या? विधाता ने क्या मर्दों को जरा भी अंतर्दृष्टि नहीं दी? तुम लोग आखिर क्या देखकर और कितना देखकर दीवाने हो जाते हो? बिहारी उठ खड़ा हुआ, बोला, आज तुम जो कुछ भी कहोगी आदि से अंत तक सब सुनूंगा, मगर इतनी ही विनती है, जो बात कहने की नहीं है वह मत कहो। विनोदिनी, तुम्हें कहाँ दुखता है जानती हूँ भाई साहब, लेकिन मैंने जिसकी श्रद्धा पाई थी और जिसको प्रेम पाने में मेरी जिंदगी बन सकती थी, लाज डर सबको ताक धरकर तुम्हारे पास दौड़ी आई हूँ। कितनी बड़ी वेदना लेकर आई हूँ, कैसे बताऊँ? मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। तुम आशा को प्यार करते होते तो उसकी आज यह गत ना हुई होती। बिहारी फक रह गया। क्यों, आशा को क्या हुआ? कौन सी गत की तुमने? विनोदिनी, अपना घर बार छोड़कर महेंद्र मुझे लेकर चल देने को तैयार है। बिहारी ये कहे चीख पड़ा, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर महेंद्र को कौन रोक सकता है? तुम रोक सकती हो।
विनोदिनी जरा देर चुप रही। उसके बाद बिहारी पर अपनी आंख रोककर कहा, आखिर किसके लिए रोको? तुम्हारी आशा के लिए। मेरा अपना सुख दुख ही नहीं है, तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र की दुनिया बनी रहे, यह सोचकर मैं अपने आज का अपना सारा दावा त्याग दूँ। इतनी भली तो मैं नहीं, इतना शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा। मैं छोड़ दूंगी तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? धीरे धीरे बिहारी के चेहरे का भाव सख्त हुआ। बोला, तुमने बहुत साफ साफ कहने की कोशिश की। अब मैं भी एक बात स्पष्ट बताऊं, आज जो भी हरकत तुमने की है और जो बेहुदा बातें कर रही हो, इसकी अधिकांश ही उस साहित्य से चोरी की हुई है जो तुमने पढ़ा है। इसका 75% नाटक और उपन्यास है। विनोदिनी, नाटक उपन्यास? हाँ, नाटक उपन्यास, वह भी वैसे महत्व का नहीं। तुम सोचती हो यह सारा तुम्हारा निजी है, बिल्कुल गलत। यह सब छापे खाने की प्रतिध्वनि है। तुम अगर निहायत अबोध सीधी सादी बालिका होती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न होती, लेकिन नाटक की नायिका रंग मंच पर ही फबती है, उससे घर का काम नहीं चलता। कहाँ है विनोदिनी का तीखा तेज, दारुण दर्प? मंत्रविद नागिन सी वह स्तब्ध होकर झुक गई। बड़ी देर के बाद बिहारी की ओर देखे बिना ही शांत और नम्र स्वर में बोली, तो मैं क्या करूं? बिहारी, अनोखा कुछ ना करो। एक सामान्य स्त्री के अच्छे विचार से जो आए वही करो। अपने घर चली जाओ। कैसे जाऊं? गाड़ी में तुम्हें औरतों वाले डिब्बे बिठाकर तुम्हारे घर के स्टेशन तक छोड़ आऊंगा मैं। आज की रात यहीं रहूं? नहीं, अपने ऊपर मुझे इतना विश्वास नहीं। सुनते ही विनोदिनी कुर्सी से उतरकर जमीन पर लौट गई। बिहारी के दोनों पैरों को जी जान से अपनी छाती से चिपका कर बोली, इतनी कमजोरी तो रखो भाई साहब, बिल्कुल पत्थर के देवता जैसे पवित्र मत बनो। बुरे को प्यार करके जरा सा बुरा तो बनो। कहकर विनोदिनी ने बिहारी के पांव को बार बार चूमा। विनोदिनी के ऐसे आकस्मिक और अकल्पनीय व्यवहार से जरा देर के लिए बिहारी मानो अपने को जब्त न कर सका। उसकी तन मन की सारी गांठें ढीली पड़ गई। बिहारी की इस विहल दशा का अनुभव करके विनोदिनी ने उसके पैर छोड़ दिए। अपने घुटनों के बल ऊंची होकर उसने कुर्सी पर बैठे बिहारी की गर्दन को बाहों से लपेट लिया। बोली, मेरे सर्वस्व, जानती हूँ तुम मेरे सदा के लिए नहीं, लेकिन आज एक पल के लिए तुम मुझे प्यार करो, फिर मैं अपने उसी जंगल में चली जाऊंगी। किसी से कुछ भी ना चाहूंगी। मरने तक याद रखने लायक एक कोई चीज़ दो। आंखें मूंदकर विनोदिनी ने अपने होठ बिहारी की ओर बढ़ा दिए। जरा देर के लिए दोनों सन्न रह गए। सारा घर सन्नाटा। इसके बाद धीरे धीरे विनोदिनी की बाहें हटाकर बिहारी दूसरी कुर्सी पर जा बैठा और रूंधी सी आवाज़ साफ करके कहा, रात को 1 बजे एक पैसेंजर गाड़ी है। विनोदिनी जरा देर खामोश रही, फिर बोली, उसी गाड़ी से चली चलूँगी। इतने में नंगे पांव खाली बदन अपना गोरा स्वस्थ शरीर लिए बसंत बिहारी के पास आ खड़ा हुआ और गंभीर होकर विनोदिनी को देखने लगा। बिहारी ने पूछा, सोने नहीं गए बसंत? बसंत ने कोई उत्तर न दिया, उसी तरह गंभीर खड़ा रहा। विनोदिनी ने अपने दोनों हाथ फैलाए। बसंत ने पहले तो जरा आगा पीछा किया, फिर विनोदिनी के पास चला गया। विनोदिनी उसे छाती से लगाकर जोर से रो पड़ी। असंभव भी संभव हो जाता है, असह भी सहनीय हो जाता है। ऐसा न होता तो उस दिन की रात महेंद्र के घर में कटती नहीं। विनोदिनी को तैयार रहने का कहकर महेंद्र ने रात को ही एक पत्र लिखा था। वह पत्र डाक से सवेरे महेंद्र के यहाँ पहुंचा। आशा उस समय बिस्तर पर ही थी। बैरी ने आवाज दी, माँ जी चिट्ठी। आशा के कलेजे पर लहू ने धक से चोट की। पलक मारने भर की देर में हजारों आशा आशंकाएं एक ही साथ उसकी छाती में बज उठी। झुटपुट सिर उठाकर उसने पत्र देखा। महेंद्र के अक्षरों में विनोदिनी का नाम। तुरंत उसका माथा तकिए पर लुढ़क पड़ा। बोली कुछ नहीं। चिट्ठी बैरे के पास वापस कर दी। बैरे ने पूछा, किसे दूं? मैं नहीं जानती, आशा ने कहा। रात के 8 बज रहे होंगे। महेंद्र आंधी की तरह लपककर विनोदिनी के कमरे के सामने हाजिर हुआ और देखा कमरे में रोशनी नहीं, गुप्त अंधेरा। जेब से दिया सिलाई निकालकर एक तिल्ली जलाई। कमरा खाली पड़ा था, विनोदिनी नहीं थी। उसका सरो सामान भी नदारद। दक्षिण वाले बरामदे में गया, वह भी सुना। आवाज़ दी, विनोदिनी। कोई जवाब नहीं है। ना समझ हूँ मैं। उसी समय साथ ले जाना चाहिए था। माँ ने जरूर उसे इस तरह बुरी तरह डांटा फटकारा है कि वह टिक न सके। ध्यान में ही नहीं आया और अटल विश्वास बन गया। अधीर होकर वह उसी दम माँ के कमरे में गया। रोशनी वहाँ भी न थी, लेकिन राजलक्ष्मी बिस्तर पर लेटी थी। यह अंधेरे में भी दिखा महेंद्र को। महेंद्र ने रंजिश में कहा, माँ तुम लोगों ने विनोदिनी से क्या कहा? राजलक्ष्मी, कुछ नहीं। तो कहाँ गई वह? मैं क्या जानूँ? महेंद्र ने अविश्वास के स्वर में कहा, तुम नहीं जानती? खैर,
उसे तो जहाँ भी होगा ढूंढ ही निकालूंगा। और महेंद्र चल पड़ा। राजलक्ष्मी झटपट उठ खड़ी हुई और इसके पीछे पीछे चलती हुई कहने लगी, मत जा बेटा, मेरी एक बात सुन ले, ठहर। महेंद्र दौड़कर एक ही सांस में घर से बाहर निकल गया। उल्टे पांव लौटकर उसने दरबान से पूछा, बहू जी कहाँ गई? दरबान, हमें बताकर नहीं गई, पता नहीं। पता नहीं किसी को? जी नहीं, मालूम नहीं। महेंद्र ने सोचा माँ ने इन्हें भी पट्टी पढ़ा दी। बोला, खैर। महानगरी के राजपथ पर गैस की रोशनी के मारे अंधेरे में बर्फ और मछली वाला मछली ही की रट लगा रहा था। भीड़ की हलचल में घुसकर महेंद्र ओझल हो गया।